आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने आपको बताया था फ्लावर, पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुष्प का मादा जननांग। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा है ये? पुष्प का मादा जननांग है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पुष्प का मादा जननांग। ठीक है स्टूडेंट, ये पुष्प का क्या है? मादा जननांग है। ठीक है स्टूडेंट, ये पुष्प का कौन सा भाग है? मादा जननांग। इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हिंदी में? गाइनोशियम बोलते हैं। पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे मैंने नेमिंग नहीं करी है। पहले आप समझ लीजिए क्या होता है पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये संपूर्ण पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जहाँ पर हमने आपको ये पुंकेसर है, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुंकेसर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम होता है। ठीक है, वर्तिका वर्तिका सुना होगा पुष्पों में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं, ये पुंकेसर है और पुंकेसर का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहलाता है? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन। थोड़ी सी मैं इंग्लिश में नेमिंग करना चाहता हूँ, तो इंग्लिश में नेमिंग कर दूँ स्टूडेंट। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इंग्लिश में नेमिंग कर दूँ। ठीक है, इंग्लिश में नेमिंग इसकी होती है पॉलन सैक। ठीक, पॉलन सैक, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं स्टूडेंट? पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। ठीक है स्टूडेंट, क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। ठीक, ये जो भाग देख रहे हो इस भाग को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? फिलामेंट, यानी कि तंतु। ठीक है, और एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये है क्या? पॉलन ग्रेन। यहाँ भी पॉलन ग्रेन है और यहाँ पर भी क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपकी स्टिग्मा, स्टिग्मा है। ठीक, और ये है आपकी ओवरी। ठीक, इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी हो गया। इसके अंदर ऊपर वाले जो सेल होते हैं तीनों को, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये जो होता है इसको बोलते हैं एग सेल। ठीक है स्टूडेंट, नीचे वाले सेल को आपका नाम पता होगा, इधर नेमिंग कर दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सिनर, शाइनर गेट्स सेल। अब समझ लो आप क्या बताना है, समझना कैसे, लिखना कैसे है बताएंगे। पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है, चपटा होता है। और इस चपटे वाले पदार्थ, चपटे वाले भाग पर स्टूडेंट क्या पाया जाता है? जल और शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जल और शर्करा क्या होता है? यहाँ पर मिश्रण होता है। ये स्टिग्मा देख रहे हैं आप, स्टिग्मा के ऊपर की ओर जल और शर्करा का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये है आपका परागकोश। जैसे ही कोई परागकण गिरता है स्टिग्मा पर, तो यहाँ पर क्या होने लगता है? वो अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने से पहले ये जल को शोषित करके फूल जाता है और उसके बाद ये अंकुरित होना प्रारंभ कर देता है। इस पर एक नलिका रूपी रचना का निर्माण होता है। परागकण से निकल रहा है तो पॉलन ट्यूब, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये पराग नलिका है स्टूडेंट, क्योंकि पराग कण से ये एक नलिका रूपी रचना निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब क्या करती है? इस बीजांड में आकर प्रवेश करती है, स्पर्श कर जाती है। ठीक है, स्पर्श कर जाती है, यानी हम कह सकते हैं
कि पुष्प का जो मादा भाग होता है वो एक प्रकार का ऊपर की रचना में चपटा होता है, नीचे की ओर क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। इस चौड़े वाले भागों को ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर बीजांड होता है। बीजांड में ऊपर की ओर 3 सेल पाए जाते हैं जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके ठीक नीचे की ओर सेल पाए जाते हैं, उसे सिनरगेट सेल कहा जाता है। इसके मध्य में स्टूडेंट किसका निर्माण होता है? एग सेल का फॉर्मेशन होता है, एग सेल का निर्माण होता है। जैसे ही कोई परागकण इसके ऊपर आता है तो ये परागकण जर्मिनेट होकर एक नलिका रूपी रचना का निर्माण करता है। ये नलिका रूपी रचना बीजांड के द्वार से स्पर्श कर जाती है। ठीक है, इस प्रकार परागकण का क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। ठीक, ये पॉलिन सैक है। पॉलिन सैक जो पुष्प का है वो जो भाग होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसमें परागकण भरे होते हैं और इसके निचले वाले भागों को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जो तंतु के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको अपने मन से ये आपको डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, इतना नोट करिए इसको आप। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड की संरचना। ये एग्ज़ाम में एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड, यानी कि बीजांड की संरचना। तो हम आपको बता दें, बीजांड की संरचना जो होती है वो गोलाकार या अंडे के आकार की रचना में दिखाई देता है। कैसा होता है? गोलाकार स्टूडेंट होता है। कैसा होता है? नंबर पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि बीजांड कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। ठीक है, बीजांड का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी भाग क्या कहलाता है स्टूडेंट? चलाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चलाजा। बीजांड का ऊपरी भाग चलाजा कहलाता है तथा निचला भाग जिस स्थान से बीजांड खुला होता है, निचला भाग जिस स्थान से बीजांड क्या होता है, खुला होता है, उसको माइक्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल कहते हैं। एक और बात, बीजांड, संपूर्ण बीजांड जिस स्थान से कनेक्ट होता है यानी कि जुड़ा होता है, जिस स्थान से जुड़ा होता है उस जुड़े वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइलम कहते हैं। और बीजांड के अंतर्गत इसके मध्य में गोलाकार रचना पाई जाती है। कहाँ पर स्टूडेंट? मध्य में कैसी रचना? गोलाकार पाई जाती है। गोलाकार रचना को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं, यानी कि एम्ब्रायो सैक कहा जाता है। ये गोलाकार रचना जो देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रायो सैक कहते हैं। ठीक है, क्लियर? एम्ब्रायो सैक्स में क्या होता है, ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर 3 सेल पाए जाते हैं। इन तीनों सेलों को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत नीचे की ओर भी 3 सेल पाए जाते हैं। इन तीनों सेलों को सिनरगेट सेल कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अंतर्गत इसके मध्य भाग में एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसके मध्य भाग में क्या होता है स्टूडेंट? एग सेल का निर्माण होता है। यही क्या होता है? बीजांड की संरचना कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा था स्टूडेंट ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? डायग्राम पे नेमिंग जो लिखी है वो बहुत ही अच्छे से आप लिखें ताकि समझने में आए। ठीक है ना, और टॉपिक बाय टॉपिक आप अपने स्तर को लिखते चलें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांडों के प्रकार। अब आपको पढ़ना है कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? आवरण के आधार पर। ये लिखा है एक अध्यावरणी, आवरण के आधार पर हमारे बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने बांट दिया है, एक अध्यावरणी बीजांड, द्वि अध्यावरणी बीजांड और अध्यावरणहीन
बीजांड। ठीक है स्टूडेंट, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे एग्जाम में अगर आ जाए कि एक अध्यावरणीय बीजांड क्या होता है, तो बताएंगे कुछ पादपों में एक आवरण से युक्त जो बीजांड पाया जाता है, कुछ पादपों में एक आवरण से युक्त जो बीजांड पाया जाता है उसे एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। जैसे इस प्रकार के बीजांड प्रायः सूरजमुखी और गेंदे में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, किस बताओगे? सूरजमुखी और गेंदे में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो सेकंड नंबर क्या लिखा है? द्विअध्यावरणीय बीजांड। बताएंगे कुछ पादपों में एक से अधिक अर्थात दो आवरण युक्त जो बीजांड पाया जाता है उसके क्या कहते हैं हम लोग? द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतर पुष्प आते हैं। अधिकांश जो पुष्प होते हैं उनमें जो बीजांड होता है वो अधिकतर कैसे होते हैं? द्विअध्यावरणीय वाले बीजांड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए तीसरा नंबर क्या लिखा है? अध्यावरणहीन। बताएंगे कुछ पादपों में बीजांड का आवरण नहीं होता है, बीजांड का आवरण नहीं होता है। ऐसे पुष्पों के बीजांड को हम लोग अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो प्रायः चंदन में पाया जाता है। चंदन देखा है आपने? चंदन जो होता है, चंदन की लकड़ी जो देखी हुई आपने, उसमें जो पुष्प होता है उसमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। ठीक, बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा।